ईरान में विद्रोह की आग क्यों भड़की? विजय ढर्रा, संपादक लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। ईरान में विद्रोह की आग क्यों भड़की? इस्लामिक गणराज्य ईरान में ताज़ी हवा की चाहत रखने वालों के मन में असंतोष की आग तो बड़े लंबे समय से जल रही थी, लेकिन ये आग अचानक कैसे भड़क गई? क्या इस जन विद्रोह के मूल में केवल महंगाई और बेरोजगारी का मामला है, या फिर मानवाधिकारों या महिलाओं की आज़ादी को फौजी बूटों तले रोलने वाली खुमैनी सरकार को उखाड़ फेंकने की बड़ी योजना है? जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने सैन्य अड्डों में घुसने की कोशिश की है, वह दर्शाता है कि यह जन विद्रोह कितना प्रबल है। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की गोलियों से कई प्रदर्शनकारी मारे भी गए हैं। मशहद शहर से शुरू हुई आग पूरे ईरान में फैल चुकी है। 2009 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब जन आक्रोश ने सत्ता की सीधी चुनौती दी है। इस बीच गौर करिए कि प्रदर्शनकारियों द्वारा नारे लगा रहे हैं, वे सरकार की बर्खास्तगी की मांग तो कर ही रहे हैं, विदेश नीति की आलोचना भी कर रहे हैं और सरकार को अपने चंगुल में रखने वाले ईरान के सर्वोच्च नेता अतायतुल्लाह अली खुमैनी की मौत के भी नारे लगा रहे हैं। ये वही खुमैनी है जो बार बार अमेरिका को चेतावनी देते रहते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी गौर करिए। ट्रंप कह रहे हैं कि महान ईरानी लोगों को कई वर्षों से दबाया गया है, वहाँ के लोग भोजन और स्वतंत्रता के भूखे हैं, मानवाधिकार के साथ ही ईरान की संपत्ति लूटी जा रही है, बदलाव का समय आ गया है। ठीक ऐसा ही सुर ईरान के पूर्व शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र शाह रेजा पहलवी ने भी वो मार्केट कहा है कि मौजूदा इस्लामी गणराज्य ढह रहा है और अपने मूल ईरान को हासिल करने का समय आ गया है। रेजा पहलवी जनता से सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने का आह्वान लगातार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जानना जरूरी है कि अमेरिका में रह रहे शाह रजा की महत्ता क्या है और उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता कैसे मिली थी, जो 1951 में नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार और पेशे से वकील मोसद्देक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए और प्रधानमंत्री बने थे। वे बड़े साहसी नेता थे। उस समय ईरान का तेल उद्योग ब्रिटेन की कंपनियां नियंत्रित करती थी और सारा मुनाफा खा जाती थी और मोसद्देक ने साहसिक फैसला किया और तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और पश्चिमी ताकतों का खौफ होना लाजमी था और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ऐसी चाल चली कि 1953 में ईरान में तख्तापलट हो गया और पश्चिमी ताकतों ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता सौंप दी, जिनका खानदान पहले शासन में था और शाह ने ईरानी तेल का बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को दे दिया। और अब यह सब कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। खुद CIA ने 2013 में अधिकृत तौर पर स्वीकार किया था कि 1953 के तख्तापलट से उसकी भूमिका थी। वैसे यहाँ तक इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि शाह के ज़माने में ईरान ने खूब तरक्की की। उन्होंने देश को आधुनिकता की राह पर काफ़ी आगे बढ़ाया, महिलाओं को पूरी आज़ादी दी। ईरान में बिल्कुल यूरोप जैसी स्थिति थी, मगर कट्टरपंथियों सहित
सोवियत यूनियन जैसी ताकतों को ईरान का अमेरिका की गोद में चले जाना रास नहीं आ रहा था। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई और पहलवी शाह का तो अंत हुआ ही। ईरान छात्रों के एक समूह ने 4 नवंबर 1979 को अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। इस समूह में 444 दिन तक 52 अमेरिकियों को बंधक बनाकर रखा। महाशक्ति अमेरिका के लिए यह घनघोर अपमान का विषय बन गया। सत्ता में आए आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका के खिलाफ बिगुल बजा दिया। तब से अमेरिका और ईरान के रिश्तों में जो खटास पैदा हुई है वह अब तक चली आ रही है। मौजूदा सर्वोच्च नेता खुमैनी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर खुमैनी थे। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और उसे इससे दूर रखने के लिए पश्चिमी ताकतें कुछ भी कर सकती है। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल मौत के घाट उतार चुका है। अमेरिका ने पिछले साल ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बावजूद सत्ता बम बनाने पर अड़िग है, तो महाशक्तियों को स्थायी इलाज यही नजर आ रहा है कि खुमैनी की सत्ता को ही नस्ताबूद कर दिया जाए। ध्यान रखिए कि किसी राष्ट्र के भीतर यदि असंतोष है तो उसे कूटनीतिक हथियार बनाकर लेने की पुरानी परंपरा रही है। संभावना है कि जनविद्रोह के पीछे से फैक्टर भी काम कर रहा है। वो इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरान में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और रूस सहित कई ताकतों की अपनी अपनी फितरत हो। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि खुमैनी फ्रंट फुट पर खेलते हैं या बैक फुट पर, और सवाल ये है कि क्या उनका स्टंप सुरक्षित रह पाएगा। चलते चलते इंदौर के ललाट पर देश का सबसे साफ सुथरा शहर होने का तिलक लगा हो, उस शहर में दूषित पानी से दर्जन भर लोगों की मौत से बेहद आहत हूँ। और उससे भी ज़्यादा आहत इस बात से हूँ कि सिस्टम इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि नल में से प्रदूषित पानी लोगों के घर में पहुँच जाए और उसके बाद जिम्मेदार नेतृत्व जो शर्मनाक भाषा बोल रहा है वह तो भी आहत करने वाला है। क्या जिंदगी का कोई मोल नहीं है दोस्तों? ईरान ने विद्रोह की आग को क्यों भड़की? दोस्तों, अच्छा लेख है विजय धड़रा जी का। और भैया जैसे अखबार की जानकारी थी वैसे मैंने आपको बताया दोस्तों।